प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं के अध्याय 1 जिसका नाम है प्रीमेय संख्याएं के अंदर जितनी भी आधारभूत जानकारी इसके अंदर आएंगी वो या फिर इसके लिए हमें जिन जानकारी का पता होना चाहिए वे सभी और साथ में इसके अंदर जो जो दिया गया उस सबका विवरण रूप हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं आपके अध्याय का नाम है प्रीमेय संख्या। तो प्रीमेय संख्याएं क्या होता है बच्चों? हमें प्रीमेय संख्या जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, इन सभी का हमें पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या क्या है बच्चों? वे संख्या जो एक से प्रारंभ हो तथा अनंत तक चले प्राकृत संख्या कहलाती है। या फिर आप ये मान लीजिए कि जब हम स्टार्टिंग में नर्सरी क्लास के अंदर जाते हैं या फिर एलकेजी क्लास के अंदर जाते हैं तो हमें मैडम सिखाती है, बोलो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार में संख्या सिखाई जाती है। तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? हमारी एलकेजी क्लास हमारी प्राकृत संख्याएं की क्लास होती है। जैसे कि इसका मान लीजिए कुछ उदाहरण लें, जैसे तो इसमें जैसे जब लिखा जाएगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5, उसके बाद लगातार चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे और अनंत अनंत का चिन्ह होता है ये वाला बच्चा। ये क्या हमारे अनंत का चिन्ह है। यहां तक ये संख्याएं चलती हैं। ये सभी संख्या क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या। इसके पश्चात बच्चों हमारा इसके बाद आती है अगला पूर्ण संख्या। क्या होती है हमारी पूर्ण संख्या? तो बच्चों जैसे जैसे हम कक्षाओं में आगे बढ़ते जाते हैं तो एलकेजी के बाद हमारी आती है यूकेजी, फिर हम आता है फर्स्ट और फिर सेकंड। तो धीरे धीरे से हम कक्षाओं पर चढ़ते जाते हैं। हमारे टेस्ट यानी कि अध्यापिकाएं जो हमारा प्राप्त करना स्टार्ट कर देती है कि हमने कितना पढ़ा है, क्या आता है क्या नहीं आता। तो हमारी टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में कभी कभी हमारी शून्य आती है, तो वो हमारी क्या आती है? पूर्ण संख्या। देखिए कैसे, इस प्रकार देखिए पूर्ण संख्या मैंने आपके लिए लिख दिया है वे संख्या जो शून्य से प्रारंभ हो तथा अनंत तक चले पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि जब हम फर्स्ट सेकंड में जाते हैं तो हमारा टेस्ट होते हैं तो हमें शून्य ही मिलता है। तो जिन संख्याओं के अंदर शून्य सम्मिलित होता है या फिर शून्य से प्रारंभ होती है वो क्या कहलाता है? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके लिए हम उदाहरण लेके चलेंगे। जैसे जैसे क्या है 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार लगातार चलती रहेगी। अंत में कहाँ समाप्त होगी? ये अनंत पर समाप्त होगी। ये क्या जाएगी बच्चों? हमारी पूर्ण संख्या। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारा क्या आगे? इसके बाद आता है हमें पूर्णांक। पूर्णांक जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में चलते जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 5 चौथे तक, तो हमें पता लगता है कि संख्याएं सिर्फ इस प्रकार की नहीं होती, कुछ माइनस की संख्याएं भी होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसे गणित कहता है ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। उन संख्याओं से और इन संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनती है वो क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाते हैं। देखिए मैं आपको पूर्णांक की परिभाषा देखकर समझाता हूं। मैंने आपके लिए लिख दिया है पूर्णांक। प्राकृत संख्याओं में शून्य व ऋणात्मक संख्या मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि प्राकृत संख्या में क्या मिलाते हैं? शून्य और ऋणात्मक संख्या मिलाते क्या बनता है? पूर्णांक। ठीक है, या फिर संख्या रेखा पर उपस्थित ऋणात्मक व धनात्मक संख्या किसके सहित? शून्य सहित क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं, तो लीजिए मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से आपको बता देता हूं। इस प्रकार एक रेखा होती है हमारी, इसको बोलते हैं हम क्या? संख्या। तो संख्या रेखा पर यहां मान लीजिए शून्य, शून्य के दाईं तरफ सभी क्या होंगे? धनात्मक अंक होंगे। लगातार चलता रहेगा इस प्रकार। इसी प्रकार इसके इस तरफ क्या होंगे? ऋणात्मक अंक होंगे। कैसे अंक होंगे? ऋणात्मक। ये भी इस प्रकार इस तरफ चलते रहेंगे। तो शून्य सहित ये इस तरफ वाले अंक होते हैं हमारे क्या बच्चों? ऋणात्मक। और इस तरफ वाले अंक क्या होते हैं? धनात्मक। ठीक है, तो क्या कहा गया है? शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का मिलने पर संख्या रेखा पर देखो ये क्या कहा गया? ऋणात्मक धनात्मक संख्या शून्य सहित ये सभी क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक कहलाते हैं ऋणात्मक होते हैं जिसमें माइनस का चिन्ह लगाओ या फिर घटा का चिन्ह लगाओ। धनात्मक जिस पर कोई चिन्ह ना हो, या फिर हम कह सकते हैं जिस पर जमा का चिन्ह लगा हो, या फिर प्लस साइन जिसके ऊपर होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? हमारे
धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऋणात्मक वे संख्या जो ऋणात्मक अनंत से शुरू होकर धनात्मक अनंत पर समाप्त होंगी वो क्या कहलाएंगे, हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं। अब यहां से हमारे सवाल पैदा होता है कि शून्य क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, कि शून्य क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक। आइए इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आप हैं, आपके एक हाथ की तरफ तो है आपके एक हाथ की तरफ धनात्मक संख्या है, एक हाथ की तरफ ऋणात्मक संख्या है, और ये है शून्य आपका सिर। ठीक है। अगर इसको मैं धनात्मक संख्याओं की तरफ झुका दूं तो आप इस तरफ वाले पुष्पा बन जाएंगे। यदि आपके सिर को इस तरफ झुका दिया जाए तो आप इस तरफ वाले पुष्पा बन जाएंगे। तो क्या आपको लगेगा कि आपकी गर्दन यदि इस तरफ ही रहे तो उचित है, या इस तरफ ही रहे तो क्या उचित है? नहीं, ये कहां पर उचित है? यहीं पर ही उचित है। तो इसी प्रकार शून्य क्या है, सेंटर में है, दोनों के केंद्र में है। तो शून्य क्या है, न ही तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है बच्चों। यहां से क्या पता लगता है कि शून्य न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। शून्य एक पूर्णांक है जो किसी की तरफ भी नहीं है, ना तो ऋणात्मक की तरफ ना ही धनात्मक की तरफ। अब हमारा आता है बच्चों इसके बाद परिमेय संख्याएं, जिसके ऊपर हमारा ये अध्याय आधारित है। आइए अब हम परिमेय संख्याएं के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, फिर इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर किस प्रकार की संक्रियाएं या क्या कुछ हो सकता है, क्या क्या इसके गुण धर्म है। तो अब हम चर्चा करेंगे आपके परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों? वे संख्या जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा क्यू नहीं बराबर है शून्य, व p और क्यू यहाँ क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। तो सबसे पहले समझिए कि p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पर शून्य, तथा p और क्यू यहाँ पर सह अभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांक है तो समझ में आता है, क्या कहते हैं कि पूर्णांक समझ में आ रहा है कि पूर्णांक मैंने पूर्णांक कभी पढ़ा है, या तो घटाका होगा या फिर जमा की होगी संख्या, या फिर शून्य हो सकती है कि पूर्णांक है। परंतु इसने कहा कि वो क्या होंगी, सह अभाज्य। यहां पर इस सह अभाज्य का तत्व ये क्या है? तो आइए अब हम जरा सा सह अभाज्य को भी समझ लेते हैं। उसके पश्चात हम परिमेय संख्याएं के कुछ उदाहरण लेंगे, उसको अच्छे प्रकार से समझेंगे। तो हम चर्चा करते हैं सह अभाज्य संख्या। वे संख्या युग्म जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग न हो, यानी कि उनको एक के अलावा कोई भाग न कर सके। जैसे हमारे पास क्या है, 2 और 3 है, या फिर आप कह सकते हैं 3 और 4 है, या फिर 4 और 5 है, या फिर आप कह सकते हैं 2 और 5 है, या फिर आप कह सकते हैं कि 3 और 5 है। यानी कि इन दोनों संख्याओं को एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या भाग नहीं कर सकती है। ये क्या कहलाते हैं, सह अभाज्य संख्या। तो अब हमने परिमेय संख्या में कहा था कि वे संख्या जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तथा क्यू नहीं बराबर है शून्य, व p क्यू यहाँ सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य तो हम समझ में आ गया, सहअभाज्य पूर्णांक है। अब हम इसके उदाहरण कर लेते हैं कुछ, जैसे इसके परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का सबसे पहले उदाहरण लेते हैं हम 1 बटे। यदि हम देखें तो 1 और 2 दोनों क्या है, अलग अलग संख्याएं हैं, इनका युग्म है कि ये एक के अतिरिक्त किसी से भाग नहीं हो रहा है। यहाँ पर कहा कि p बटे क्यू के रूप में व्यक्त होना चाहिए, तो p बटे क्यू के रूप में है, ऊपर वाला p है, नीचे वाला क्यू है। क्यू नहीं बराबर शून्य, यानी कि यहाँ पर शून्य नहीं आ सकता है, नीचे शून्य नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि शून्य से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो वह परिमेय संख्या नहीं बचता है। ठीक है। अब सहअभाज्य होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर पूरी हो रही है। इसी के साथ हम इसके लिए एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि 3 बटे 4, या फिर आपका 4 बटे 5। तो आप सोच रहे हो कि 2 बटे 4 भी तो लिख सकते हैं, परंतु यदि आप देखें 2 बटे 4 को हम 2 से भाग कर सकते हैं, ये भी 2 से भाग हो गया, ये भी 2 से भाग होगा, कटने पर क्या आएगा, 1 बटे 2 आएगा। तो हम इस प्रकार की संख्याओं को कभी भी परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सह अभाज्य नहीं है। संख्याएं सह अभाज्य रूप में होनी चाहिए, तभी परिमेय संख्याएं कही जाएंगी, नहीं तो सिर्फ ये क्या कही जाएंगी, ये कही जाएंगी सिर्फ क्या, भिन्न
ये भिन्न कही जाएंगी, प्रिय संख्याएं इन्हें हम नहीं कह सकते। ऊपर और नीचे की संख्या कभी भी एक के अलावा, एक के अतिरिक्त किसी से भाग ना हो, तभी ये क्या कहलाएंगी, प्रिय संख्या। तो अब हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि 1 2 3 4 5 6 हमारी ये जो संख्या है, ये संख्याएं क्या है? क्या ये संख्याएं प्रिय संख्या है? क्या ये संख्याएं प्रिय संख्या नहीं है? हाँ या नहीं की बात आती है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर पी का मान तो हमें मिल गया। क्या कहता है कि पी बटे क्यू में व्यक्त की जा सकनी चाहिए, ये कहता है ना हमें। इसमें ये कह रहा है ना ये कि भाई पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त होनी चाहिए संख्या। किस में होनी चाहिए? पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त होनी चाहिए। अब पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त होनी चाहिए, ये तो बात आपकी सही है, परंतु अब यहाँ पर देखें तो पी का मान ही हमारे पास, क्यू का मान तो है नहीं। इस प्रकार देखें तो प्रिय संख्या होनी चाहिए। परंतु यदि हम ध्यान दें कि यदि किसी संख्या के नीचे कुछ ना हो तो हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं, सदैव मानते हैं। तो एक मानते हैं तो इन सबके नीचे एक है, तो क्यू का मान क्या जाएगा? एक। तो यहाँ से पहली शर्त पूरी हो गई कि पी बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, पी बटे क्यू के रूप में है। दूसरी शर्त कहती है कि ये सहभाज्य होना चाहिए। एक और एक सिर्फ एक से भाग होता है, 2 और 1 भी एक से भाग होते हैं, 3 और 1 भी एक से भाग होते हैं, 4 और 1 भी एक से भाग होंगे, 5 और 1 भी एक से भाग होंगे, 6 और 1 भी एक से भाग होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सभी संख्याएं भी क्या है? हाँ, प्रिय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो हम इन सबको क्या कह सकते हैं? प्रिय संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्रिय संख्या के बारे में जानकारी कि प्रिय संख्या क्या होती है और किस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि प्रिय संख्या है या नहीं। अब हम करेंगे इसके ऊपर जितने भी प्रकार के गुण धर्म हैं और इसके ऊपर की जा सकने वाली संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब हम चर्चा करेंगे प्रिय संख्याओं के गुण धर्म। प्रिय संख्याओं के गुण धर्म क्या क्या होते हैं जो हमारे 8वीं क्लास के अंदर प्रयोग किए जाएंगे? सबसे पहला होगा संवृत्त, दूसरा होगा हमारा कौन सा? क्रम विनिमयता। कौन सा बच्चों? क्रम विनिमयता। ये हमारा दूसरा गुण। और तीसरा होगा हमारे पास, आप सहचार्य कहें, जैसे आप सहचार्य बोलते हैं, कहता है साहचर्य, साहचर्य, या फिर हम इसको कहते हैं सहचारिता, सहचारिता। ठीक है, सहचारिता। ये दोनों गुण क्या आते हैं हमारे? एक ही प्रकार के गुण के क्या बच्चों? दो नाम हमारे सहचारिता, चारिता भी कहते हैं और सहचार्यता भी कहते हैं, सहचार्यता भी कह सकते हैं। इसे सहचारिता नहीं कहकर हम क्या कह सकते हैं? सहचार्यता, सहचार्यता ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 गुण हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा बच्चों हमारा क्या इसमें? संवृत्त। संवृत्त गुण के अंदर क्या है? संवृत्त गुण सबसे पहले होता क्या है ये समझने की बात है, फिर हम पता करेंगे कि होता कैसे और क्यों होता है। संवृत्त वो गुण है, एक प्रकार का वह गुण जिसके अंदर आप किसी भी प्रकार की संक्रिया करें संख्या के ऊपर। क्या करें? किसी भी प्रकार की आप संक्रिया करें तो हमारे पास क्या है? उत्तर क्या आना चाहिए? उसी प्रकार का आना चाहिए। यानी कि हम क्या कहेंगे, जैसे हम संवृत्त कर रहे हैं तो जोड़, घटा, गुणा व भाग करने पर परिणाम उसी प्रकार की संख्या आए तो उसे क्या कहते हैं? संवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संवृत्त कहते हैं। यानी कि जैसे हम किसी भी संख्या के ऊपर यदि जोड़ करते हैं तो उत्तर उसका, यदि वो पूर्ण संख्या थी तो उत्तर पूर्ण संख्या में आना चाहिए, यदि प्राकृत संख्या थी तो उत्तर प्राकृत संख्या में आना चाहिए। यदि हम प्रिय संख्या ले रहे हैं तो प्रिय संख्या पर भी उसका जोड़ करने पर क्या आना चाहिए? प्रिय संख्या ही आना चाहिए। ये जोड़, घटा, गुणा और भाग क्या है? सभी संक्रियाएं हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सबसे पहले किसको लेकर चलते हैं इसके अंदर?
इसके अंदर हम लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या, पूर्ण संख्या पर हम संवृत्त को करके देखेंगे। पूर्ण संख्या है हमारे पास, तो पूर्ण संख्या है तो सबसे पहले मान लीजिए योग करते हैं। दो पूर्ण संख्या है, 0 और 5, दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, 5, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम यह क्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। ठीक है, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है। इसी प्रकार यदि हम घटा करके देखें, क्या करें, घटा, जिसको हम बोलते हैं व्यंकलन, व्यवकलन बोलते हैं, व्यवकलन। अब व्यवकलन हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 में से यदि हम घटा दें आपका 7, तो कितना आएगा, ऋणात्मक 2 आएगा। भाई बड़े में से छोटा भी घटा दे सकता है, छोटे में से बड़ा भी घटा दे सकता है, दोनों प्रकार से हमारा उत्तर सही आना चाहिए। परंतु हम यह देख रहे हैं कि ये ऋणात्मक 2 क्या पूर्ण संख्या नहीं, क्या है, एक पूर्णांक है। और यदि ये पूर्णांक है तो क्या जाएगा, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत नहीं है। ऐसे कैसे लाइन के साथ हम लिखेंगे, नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें करते हैं। ये तो क्या था हमारा योग, ये था व्यवकलन। अब हम करेंगे गुणा कहें या कहें गुणन, गुणन करके देखें। यानी कि जैसे कि 0 गुणा 3 करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। या फिर 3 गुणा 1 करेंगे तो भी कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवृत्त है, क्योंकि परिणाम उसी प्रकार की संख्या आ रहा है। अब हम इसे किस में करके देखेंगे, भाग पर करके देखेंगे। यदि हम इसमें भाग करके देखें, जैसे कि मान लीजिए 5 भाग 8 कह दें, तो क्या आएगा, 5/8। या फिर आप इसको ये कह दें कि 8 भाग 5 कह दें, तो 8/5 आएगा। तो हम यहां से देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या तो बन ही नहीं रहा है, क्या बन रहा है, प्रीमिय संख्या बन रहा है। p बटे क्यू के रूप में है तो प्रीमिय संख्या हो गया, तो पूर्ण संख्या तो रहा ही नहीं। और यदि पूर्ण संख्या नहीं रहा तो क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत यहाँ क्या आएगा, व्यवकलन, यहाँ गुणन के अंतर्गत। इसी प्रकार भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। अब हम आपके संवृत्त गुणधर्म को किस पर करके देखेंगे, पूर्णांक पर करके देखेंगे। किस पर करेंगे बच्चों, पूर्णांक के अंतर्गत हम चेक करेंगे कि इसका योग, व्यवकलन, गुणन और भाग किस किस में ये आ रहा है या नहीं आ रहा, परिणाम एक जैसे आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले आइए हम पूर्णांक के लिए करके देख लेते हैं। जैसे कि हम ऋणात्मक 6 जमा 5 करें तो कितना आएगा, धनात्मक का 1 आएगा। इसी प्रकार यदि मैं ऋणात्मक 7 जमा ऋणात्मक 5 लेकर चलूं तो हमारा उत्तर घटाने पर कितना आएगा, ऋणात्मक 2। चाहे उत्तर हमारा ऋणात्मक आए, परिणाम यानी कि चाहे धनात्मक में आए चाहे ऋणात्मक में आए, रहे तो ये क्या, पूर्णांक। यदि पूर्णांक रहेगा तो क्या कहेंगे, पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या है, संवृत्त। क्या है, योग के अंतर्गत संवृत्त है, दिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, योग। अब हम यदि करें व्यवकलन यानी कि घटाने पर, यदि हम इसी उदाहरण को लेकर चलें, घटा के लिए इसके लिए चलें, इसी उदाहरण को लेकर चलें तो ऋणात्मक 6 में से 5 घटाया जाएगा, कितना उत्तर आएगा, ऋणात्मक 11 आएगा। और यदि इसकी बात करें तो क्या जाएगा, ऋणात्मक 7 घटा ऋणात्मक 5। ठीक है, तो क्या जाएगा, यहां से हमारा ये बन जाएगा बच्चों, क्या ये जाएगा, ऋणात्मक 7 जमा 5, उत्तर ऋणात्मक 2 आएगा, जो कि क्या है, पूर्णांक है। तो क्या लिखेंगे, पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। अब हम इसको देखेंगे गुणन पर और भाग पर। अब हम बात करते हैं किसकी, गुणन की। पूर्णांक के ऊपर यदि में गुणन करना हो तो किस प्रकार, गुणन के लिए हम उदाहरण लेते हैं 5 गुणा 8, गुणा करने पर क्या आएगा, 40 उत्तर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं आपका ले लूं ऋणात्मक 5 गुणा 8 तो उत्तर ऋणात्मक 40 आएगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में क्या है, ये पूर्णांक है, तो हम क्या लिखेंगे, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवृत्त है। क्या लिखेंगे, पूर्णांक गुणन के
अंतर्गत क्या है, संवृत है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम किस पर चर्चा करेंगे, इसके भाग पर। यदि हम इसमें भाग करें तो क्या होगा, जैसे कि हमने अभी इसको किया था, तो हम इसी में क्या कर देंगे, 5/8 कर देंगे, तो क्या जाएगा, वही 5/8, जो कि क्या है, एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये क्या बन गया हमारा, वही फिर से प्रीमेय संख्या बन गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, प्रीमेय संख्या बन गया। तो हम क्या लिखेंगे कि पूर्णांक भाग के अंतर्गत संवृत नहीं है। क्या है, संवृत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम किस करके देखेंगे, संवृत गुणधर्म को प्रीमेय संख्याओं पर हम लागू करके देखते हैं। प्रीमेय संख्याएं हमारे इस गुण पर क्या क्या गुण, जो संक्रिया हमारी, जैसे कि भाग है, गुणा है, जोड़ है, वो कौन कौन संक्रिया जो संवृत होती हैं या नहीं है हमारे पास इसमें। सबसे पहले हम करते हैं योग। योग के लिए हम उदाहरण लेते हैं आपका, जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 1/2, दूसरे में ले लेते हैं 1/3। दोनों क्या है, प्रीमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त हो रही है। तो यदि हम भिन्न वाली संख्याओं को हमने पीछे हल किया, हल करना तो कैसे करते हैं, इनका लघुत्तम लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ से 2 3 6, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये क्या जाएगा 5/6, जो कि क्या है, एक प्रीमेय संख्या। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रीमेय संख्या या संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं। योग के अंतर्गत संवृत हैं। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका व्यवकलन करके देखेंगे। क्या देखेंगे, व्यवकलन करके देखेंगे इसमें हम, यानी कि घटा करके देखेंगे। तो हम घटा करके देखते हैं, तो इसके लिए हम मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं आपका एक, जैसे कि हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं, इसी को हम कर लेते हैं किससे, घटा में करके इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 6, 3 घटा के 2, 1/6। ये क्या रहा, एक प्रीमेय संख्या है। हम लिख देंगे क्या, प्रीमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत है। व्यवकलन के बाद आता है बच्चों हमारा क्या, फिर आता है इसमें हमारा गुणन। जब हम गुणन पर चर्चा करते हैं, किसमें, प्रीमेय संख्याओं के अंदर गुणन की बात करें, तो गुणन के लिए मान लीजिए हमने हमारे कोई भी संख्या ले ली, ऋणात्मक 7/3 की गुणा हम कर रहे हैं 6/5। तो हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक 7 गुणा 6/3 गुणा 5, 3 से कट जाएगा 2 पर, यहाँ से क्या जाएगा ऋणात्मक 14/5। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, जब हमने उदाहरण दिया है इसके अंदर, तो यदि हम यहाँ से ध्यान से देखें तो क्या है, एक प्रीमेय संख्या के रूप में है। प्रीमेय संख्या में लिख देंगे यहाँ पर, प्रीमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत है। ठीक है, इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं फिर अब भाग पर। यदि हम भाग की बात करें, तो भाग के लिए मान लीजिए मैंने कोई संख्या ले ली, ऋणात्मक 5/3 भाग 2/5। तो इसका क्या जाएगा, यहाँ से इसको हल करेंगे तो जाएगा ऋणात्मक 5/3 गुणा, यदि इस प्रकार संख्या भाग में, तो इस संख्या क्या होता है, व्युत्क्रम हम गुणा में कर लेते हैं। क्या बन जाएगा 5/2, तो यहाँ से जाएगा ऋणात्मक 25/6, जो कि क्या है, हमारी एक प्रीमेय संख्या है। तो हम इसलिए लिख देंगे क्या, प्रीमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत क्या है, संवृत है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमें संवृत के अनुसार हमारी सभी प्रकार की संख्याओं पर एक तरह से, जिसमें हमने प्रीमेय संख्या ले ली और आपकी पूर्ण संख्या ले ली, पूर्णांक भी ले लिए। अब यदि हम देखें तो हमारे इसके अंदर सिर्फ क्या बचता है, एक प्राकृत संख्या बचती है। उसके ऊपर हम और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, प्राकृत संख्या।
प्राकृत संख्या में यदि योग की बात करें तो चाहे आप 3 जमा 5 कहें, चाहे 5 जमा 3 कहें, उत्तर क्या आएगा? 8 ही आएगा। ठीक है। और ये क्या है? एक प्राकृत संख्या। तो क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त हैं। क्या है? योग के अंतर्गत क्या बच्चों? समवृत्त है। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इसके अंदर इसके किस पर चर्चा करते हैं हम? व्यवकलन पर, यानी कि भाग घटा पर। तो 3 घटा के 5 का 5 घटा के 3, 5 घटा के 3 करेंगे तो कितना जाएगा? 2। ये 3 में से 5 घटाए तो ऋणात्मक 2। तो ये तो क्या हमारे पूर्णांक है और ये क्या हमारी प्राकृत संख्या। तो यदि इस प्रकार आ जाएगा तो भी तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। ठीक है बच्चों। अब हम करके देखेंगे इसका क्या? गुणन। अब गुणन के अंदर भी हम ये उदाहरण लेते हैं, 3 गुणा 5 या 5 गुणा 3, दोनों क्या है? प्राकृत संख्या है। और परिणाम देखें तो वो क्या आता है कि प्राकृत संख्या आता है। तो हम क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत समवृत्त हैं। अब हम इसमें चर्चा करेंगे इस पर भाग पर। भाग पर चर्चा करेंगे तो हम क्या करेंगे? यही उदाहरण लेते हैं, 3 भाग 5 या 5 भाग 3 के उत्तर क्या आएगा? 3/5, 5/3। दोनों ही परिणाम क्या है? प्रिय संख्याएं हैं, प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत समवृत्त नहीं है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार हमारा समवृत्त गुण धर्म है वो पूरा हुआ। अब हम चर्चा करेंगे क्रम विनिमयता गुण धर्म पर। क्रम विनिमयता में क्या है? इसमें इसका अर्थ यह है कि बच्चों हम यदि संख्याओं को, यानी हमारे पूर्णांक हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो या आपकी पूर्ण संख्या हो या प्रिय संख्या हो, उन्हें का यदि हम क्रम बदल दें तो उसका परिणाम जो क्रम बदलने की बजाय वही रहना चाहिए। यदि परिणाम बदल जाता है तो क्रम विनिमयता में नहीं है, या अगर नहीं बदलता है तो क्रम विनिमय में है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं किस पर? हमारी पूर्ण संख्याओं पर। क्योंकि पूर्ण संख्याओं पर कीजिए या फिर आप प्राकृत संख्याओं पर कीजिए, अधिकतर परिणाम एक जैसे से ही रहते हैं। तो क्रम पूर्ण संख्याओं में सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अंदर योग। योग के लिए आपका उदाहरण ले लेता हूं, जैसे कि मैं 0 जमा 7, यदि इसका मैं क्रम बदल तो क्या जाएगा? 7 जमा 0। तो कितना रहेगा? 7 ही रहेगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे? योग क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय। ठीक है। अब हम इसी तरह चेक करेंगे इसका किस पर? व्यवकलन पर। व्यवकलन यानी कि हमारा घटा करके देखेंगे हम। इसके लिए ये उदाहरण देते हैं 0 घटा के 7, इससे आता है घटा का 7। यदि 7 घटा के 0 करते तो आता है 7। यानी कि हमने यहाँ तो 0 में से 7 घटाया तो आएगा घटा का 7, यहाँ 7 में से 0 घटाया तो आता है 7, यानी क्रम बदल दिया यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि परिणाम दोनों अलग अलग हैं। तो क्या लिखेंगे? व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। क्या लिखेंगे? व्यवकलन। अब हम करेंगे गुणा, यानी कि गुणन। गुणन पर लागू करके देखेंगे। गुणा करेंगे तो क्या करते हैं आप? 0 जमा 7 की बजाय ये मान लीजिए कि 7 गुणा 2, कितना आएगा? 14। और 2 गुणा 7 करूंगा तो भी 14। तो यहाँ क्या लिखेंगे? गुणन। क्या लिखेंगे? गुणन क्रम विनिमय है। अब हम करेंगे क्या? भाग। भाग के लिए हम लेते हैं 7/2, यह आएगा 7/2। अब 2/7 करें तो 2/7। सबसे पहले तो हमारे पूर्णांक जो है वो क्या नहीं है? ये जो पूर्ण संख्या नहीं है, ये किसमें आ गया? प्रीमेय में आ गया। दूसरा, परिणाम एक जैसा नहीं है, तो समवृत्त तो है ही नहीं, और साथ ही साथ क्या नहीं है? क्रम विनिमय भी नहीं है। तो लिख देंगे भाग क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है। अब तुम्हारा क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंदर योग क्रम विनिमय है, गुणा क्रम विनिमय है, परंतु व्यवकलन और भाग नहीं है। अब हम किस पर चर्चा करेंगे? पूर्णांक पर।
अब हम पूर्णांक पर भी ये संक्रियाएं करके देखेंगे, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या आपका योग। तो योग में हमने कर लिया जैसे कि ऋणात्मक का 3 जमा 7, तो योग कितना आएगा 6। यदि 7 जमा ऋणात्मक 3 करूंगा तो भी क्या आएगा, योग करने पर 4 आएगा, क्योंकि 7 जमा का है, ये क्या है 3 ऋणात्मक है। तो आप इसे इस तरह जोड़े चाहे इस तरह जोड़े, परिणाम वही रहेगा। तो हम ये क्या लिख देंगे यहाँ से, योग क्रम विनिमय है। अब हम करेंगे व्यवकलन। व्यवकलन में हम यही उदाहरण ले लेते हैं, ऋणात्मक 3 घटा ऋणात्मक 7। देखिए ऋणात्मक का 3 है, ऋणात्मक के 7 है, तो क्या जाएगा ऋणात्मक 10। अब इसका क्रम बदल देते हैं, 7 घटा घटा के ऋणात्मक 3, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 7 घटा घटा क्या जाएगा जमा, कितना बन गया जमा का 10, 1 घटा का 10। तो क्या लिखेंगे, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। क्या है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। अब हम करेंगे आपका गुणन। गुणन में भी आपका ये एग्जाम्पल लेते हैं, ऋणात्मक 3 गुणा 7। गुणा कितनी आएगी, ऋणात्मक है किसी, क्योंकि एक धनात्मक ऋणात्मक है। यदि मैं लिखूं 7 गुणा ऋणात्मक 3, तो भी गुणा करने पर क्या आएगा, ऋणात्मक 21 ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुणन क्रम विनिमय है, ठीक है। अब हम करेंगे बच्चों इस पर क्या, भाग। भाग के लिए हम क्या ले लेते हैं आपका 5 भाग घटा 3, यहां से क्या जाएगा 5 बटे घटा का 3। यदि इसका क्रम बदलते हैं, यानी कि 3 को 5 से भाग किया जाएगा, ऋणात्मक 3 को, क्या आएगा ऋणात्मक 3 बटे 5। तो हम देख रहे हैं कि परिणाम दोनों बारे में क्या है अलग अलग। तो क्या लिख देंगे, भाग क्रम विनिमय नहीं है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि भाग क्रम विनिमय नहीं है, गुणन क्रम विनिमय है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, और योग क्रम विनिमय है। तो अब हम करेंगे चर्चा इस पर, इसका इन्हीं संक्रियाओं को हम किस प्रकार देखेंगे, परिमेय संख्याओं पर, कि वे भी हमारी क्रम विनिमय है या नहीं है। सबसे पहले हम इसकी संक्रिया करके देखेंगे इस पर, योग की। तो लिखेंगे योग, योग की संक्रिया करके देखेंगे तो यहां से क्या होगा, सबसे पहले योग के लिए हम ले लेते हैं आपकी, जैसे कि कोई भी संख्या, जैसे कि घटा के 2/3 जमा के 5/7 लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आ जाएगा 7 और 3 का 21, तो 3 सत्ते 21 घटा के 14 जमा 7 × 21, 3 पंजे 15। उत्तर क्या आएगा 1/21। यदि मैं इसका क्रम बदल दूं, 5/7 क्या जाएगा जमा घटा के 2/3 ही रहेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, लघुत्तम तो वही 21 आएगा। तो अब 7 × 21, 3 पंजे 15 जमा घटा का 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14। तो ये 15 जमा का घटा का 14, तो क्या जाएगा उत्तर वही आएगा 1/21। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, योग क्रम विनिमय है। इसके लिए, किसके लिए बच्चों, ये है परिमेय संख्याओं के लिए, ठीक है। अब हम इसी तरह क्या करके देखेंगे, व्यवकलन के लिए आपका उदाहरण लेता हूं, 2/3 घटा के 5/6। लघुत्तम करने पर आएगा 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 पंजे 15। घटाने पर 15 में से यदि 8 घटेगा तो कितना आएगा 7। 15 घटाका, इसलिए घटाका 7/12। अब इसका क्रम बदल देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रम बदल देते हैं। तो क्रम बदलेंगे तो क्या जाएगा 5/4 घटा के 2/3। तो लघुत्तम तो वही 12, तो 4 × 12, 3 पंजे 15 घटा 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। तो क्या जाएगा से 7/12। आप देख रहे हैं कि एक में 7 घटा का, एक में जमा का, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अब हम किसको किस प्रकार करके देखेंगे, अब इसके ऊपर गुणन और भाग की संक्रियाएं करके देखेंगे क्या क्रम विनिमय है या। अब हम करेंगे बच्चों इस पर कौन सी, गुणन की संक्रिया। गुणन की संक्रिया के लिए मैं उदाहरण देता हूँ, 7/3 गुणा में 6/5। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 5 का 5, क्या जाएगा घटा के 14/।
ठीक है। यदि इसका क्रम बदल क्या जाएगा, 6/5 गुणा घटा के 7/3, 3 दूनी 6, फिर वही घटा के 14/5। हम देख पा रहे हैं कि दोनों में परिणाम एक जैसा, तो क्या लिख देंगे, गुणन क्रम विनिमय है। क्या है, गुणन क्रम विनिमय है। अब हम क्या करेंगे, देखें इसके ऊपर भाग की संक्रिया करके देखेंगे। भाग के लिए हम आपको उदाहरण लेते हैं, घटा के 5/4 भाग 3/7। जब उसको इससे करेंगे क्या जाएगा, भाग घटा के 5/4 गुणा में 7/3, क्योंकि इस प्रकार की संख्या होती क्या होता है, ये वाला वाक्य बन जाता है, गुणा बन जाता है। तो ऐसे क्या जाएगा, 7×5 = 4, 12, घटा के 35/12। अब इसका क्रम बदल दिया, यानी कि 3/7 को भाग दे किससे, घटा के 5/4 से। क्या जाएगा, 3/7 गुणा घटा के 5/4 का उल्टा क्या जाएगा, 4/5। गुणा करेंगे तो घटा के 12/35। उत्तर तो इसका विपरीत आ गया, तो इसलिए क्या लिख देंगे, भाग क्रम में नहीं है। ठीक है, तो भाग क्रम में नहीं है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि हमारा भाग और व्यवकलन कहीं कहीं ही क्रम में है, नहीं तो सिर्फ गुणा और योग ही क्या है, क्रम में है। तो क्रम में एकता के अंदर तो चाहे हमारी प्रिमेय संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, सबके अंदर क्या रहेगा, गुणन और योग ही क्रम में रहेगा, व्यवकलन और भाग क्रम में नहीं रहेगा। ठीक है। अब हम करते हैं हमारा गुण सहचार्यता या सहचारिता। सहचारिता या साहचर्यता हमारा गुण क्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे, आपके लिए वही संक्रिया करेंगे, योग, व्यवकलन, गुणन और भाग। लेकिन ये लग किस पर होता है, 3 संख्या पर। जैसे कि हमारे पास 3 संख्या है, ए, बी और सी। यदि हम इनका योग करें किस प्रकार से, देखिए, पहले मैं ए और बी को जोड़ देता हूं, फिर उसके अंदर यदि सी को जोड़ता हूं, तो उसका जोड़ क्या हमारे पास, यदि मैं ए को छोड़कर ए को बी और सी के योग में जोड़ दूं तो उसके बराबर आता है या नहीं आता है, ये हमारा क्या होगा, यदि इसका परिणाम एक जैसा आए तो ये क्या जाएगा, सहचारिता। तो आइए हम सबसे पहले इस पर करके देखते हैं, हमारे पूर्ण संख्या पर करके देखते हैं। तो पूर्ण संख्याओं पर करेंगे तो प्राकृत संख्याओं पर तो अपने आप ही हो जाएगा। तो योग के लिए मैं आपका ले लेता हूं, जैसे कि 7 + 2 और सी ले लिया मैंने आपका 5, इस तरह बनेगा। तो इस तरह क्या बन जाएगा, 7 + 2 7 और 2 9 +5। इस तरफ हल करेंगे क्या देगा, 7 + 7 9 और 5 14, 7 और 7 14। तो दोनों के परिणाम क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं दोनों तरफ के। हम क्या कह सकते हैं, योग सहचार्य है। क्या लिखेंगे, योग साहचर्य साहचर्य है। ठीक है। अब हम इस पर क्या करके देखेंगे, व्यवकलन की संक्रिया करके देखें। अब हम करेंगे आपका व्यवकलन। क्या घटा करने पर भी संक्रिया एक जैसे रहती है, तो इसी उदाहरण को ले लेते हैं आपके उदाहरण के लिए। तो 7 - 2 में से घटा 5 किया हमने, और 7 - 2 ये किया हमने। ठीक है, यानी कि ए बी सी वही है, चिन्ह बदलेगी सर। यहाँ से क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा, घटा 5 घटा करने पर आ जाएगा 0। और इधर क्या जाएगा, 7 घटा, यहाँ कितना रहा है, 2 में से 5 जाएगा तो कितना है, घटा का 3। 7 घटा घटा क्या जाएगा, जमा। 0 बराबर 10 कदाचित भी नहीं है, परिणाम बराबर नहीं है हमारा, इसलिए हम क्या लिख देंगे, व्यवकलन सहज साहचर्य नहीं है। क्या है, व्यवकलन साहचर्य नहीं है। अब हम क्या करके देखेंगे, आपका गुणन। गुणन करके देखेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणन के लिए भी वही करेंगे, इसी उदाहरण को ले लेते हैं। 7 × 2 की गुणा करें हम 5 से, या फिर हम कहें कि 7 की गुणा 2 और 5 के गुणनफल से कर दे। 7 दूनी 14 गुणा 5, 14 पंजे 70। और इसी तरह 7 गुणा 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70। तो हम देख पा रहे हैं कि परिणाम बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो गुणन है वो क्या है, साहचर्य है। अब हम करके देखें आपका क्या, भाग की संख्या को। तो लिखेंगे भाग। भाग के लिए मैं आपका ये उदाहरण लेता हूँ, 7/2
भाग 5 बराबर है 7 भाग 2 भाग। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठफल करते हैं। तो 7 को 2 से भाग करके क्या देगा, 7/2 भाग किससे होगा, 5 से। ये होगा ना, यही होगा। और यहाँ क्या जाएगा, 7 भाग 2/5। अब इसमें कुछ नहीं तो एक मान जाएगा, तो 7/2 गुणा 1/5 बराबर है 7 गुणा 5/2। तो यहाँ तो आ रहा है उत्तर 7/10, यहाँ आ रहा है 35/2, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए हम क्या कह देंगे यहाँ से कि भाग साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। अब हम इसी को किस पर करके देखेंगे, हमारे पूर्णांक पर और फिर परिमेय संख्याओं पर। तो हम करेंगे क्या, पूर्णांक पर हमारा योग की संक्रिया करके देखेंगे। तो आइए पूर्णांक ले लेते हैं हम, कोई भी हमारा, जैसे कि हमने ले लिया a ऋणात्मक 2 है, 3 हमारा धनात्मक है और c हमारा ऋणात्मक 4 है। इसको इसी प्रकार क्या लिखेंगे, ऋणात्मक 2 जमा 3 को इसके साथ कर देंगे, 3 जमा ऋणात्मक 4। तो क्या करेंगे, पहले इनको हल करें। तो यहाँ से क्या जाएगा, ऋणात्मक 2 जमा 3 में से क्या जाएगा 4, घटेगा तो क्या आएगा, ऋणात्मक का 1, और दोनों ऋणात्मक ऋणात्मक क्या जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऋणात्मक का 3 क्या आएगा। अब यहाँ करके देखें क्या जाएगा, यहाँ उत्तर आएगा 1 जमा ऋणात्मक 4। ये जमा का ये घटा का क्या होगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा, तो उत्तर आएगा ऋणात्मक 3। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ परिणाम एक जैसे, तो क्या लिख देंगे, योग साहचर्य है। क्या है, योग साहचर्य है। अब हम क्या करेंगे, व्यवकलन। तो व्यवकलन के लिए मैं आपको उदाहरण लेता हूं, 5 ऋणात्मक 7 घटा 3 बराबर 5 घटा 7 घटा 3। क्रम बदलना जरूरी। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों के जो परिणाम आएंगे उससे इसमें से घटा रहा हूँ, और यहाँ क्या है, इसका परिणाम इसमें से घटेगा। तो क्या जाएगा, 5 घटा के 7 में से गया तो 4, यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक 2 घटा 3, यही बनेगा, यही बनेगा ना। तो यहाँ से क्या जाएगा, 5 घटा 4, यहाँ घटा का 2 ऋणात्मक ही 3, ऋणात्मक 5, यहाँ बनेगा 1 बराबर ऋणात्मक 5 नहीं है। तो यह क्या क्या लिखेंगे हम, व्यवकलन साहचर्य नहीं है, व्यवकलन साहचर्य नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आपकी गुणा करेंगे, तो लिखेंगे गुणन। गुणा के लिए आपका हम उदाहरण लेते हैं, 5 गुणा ऋणात्मक 7 गुणा ऋणात्मक 8। ठीक है, पहले हम किसकी करें, इन दोनों की गुणा किससे गुणा करें। अब यह क्या जाएगा, 5 गुणा ऋणात्मक 7, इन सिक्कों किससे करना है, ऋणात्मक 8 से। तो हम आइए पहले सोल्व कर लेते हैं, 5 गुणा इन दोनों गुणा क्या जाएगी, 7 8 56, घटा घटा जमा में बदल जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा, 5 7 35, तो ऋणात्मक 35 गुणा ऋणात्मक 8। तो 56 की जब हम 5 से गुणा करें तो 5 सिक्के 30, और 5 5 25 और 3 30, ये हो जाएगा 300 बन जाएगा आपका। और यहाँ से क्या बन जाएगा, अब हम 8 की गुणा करेंगे इससे, तो 8 पंजे 40 हासिल 4, और 8 3 24 और 4, यहाँ क्या रहा है, 8 पंजे 40 हासिल लगी 4, 8 3 24 और 4 280, घटा कर दो। अब ये गुणा हम दोबारा करके देखते हैं, 5 सिक्के 30, 5 5 25 और 3 कितना होगा बच्चों, 28 बनेगा। हमने मिस्टेक से क्या कर दिया है, 300। 280 बराबर 280, तो यहाँ लिख देंगे गुणन साहचर्य है। ठीक है बच्चों, अब हम किस पर चर्चा करेंगे, इसकी भाग की संक्रिया पर। पूर्णांक के अंदर भाग की संक्रिया में क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। तो आइए भाग की संक्रिया करते हैं। इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ए ऋणात्मक 10, बी 2 और सी। यदि यहाँ से क्या बन जाएगा, ऋणात्मक 10 भाग 2 भाग
यानी कि 2 और 5 के भाग से इस पर भाग करना है और यहाँ पर इन दोनों के परिणाम से इस पर भाग करना है। यहाँ कितना जाएगा? ऋणात्मक 5 भाग 5 यानी कि 1 ऋणात्मक का। यह क्या आएगा? ऋणात्मक 10 भाग 2/5 ऋणात्मक 10 गुणा 5/2 क्योंकि इसका गुणा करके आता है हमेशा। गुणा विपरीत से गुणा कर देते हैं, ये होता है ऐसे। तो 2×5 = 10 ऋणात्मक 1 बराबर है घटाकर 25 जो कि नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? भाग साहचर्य नहीं है। किसके लिए? पूर्णांक के लिए। अब हम करेंगे इस पर की चर्चा परिमेय संख्याओं पर। सबसे पहले हम करके देखते हैं योग की संक्रिया साहचर्य है या नहीं परिमेय संख्याओं के अंदर। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं योग। तो योग के लिए हम आपको ध्यान दे देते हैं ऋणात्मक 2/3 जमा 3/5 जमा ऋणात्मक 5/6 बराबर ये क्या बन जाएगा? ऋणात्मक 2/3 जमा 3/5 जमा ऋणात्मक 5/6 ये बनेगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। क्या बनेगा? ऋणात्मक 2/3 जमा इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। कितना जाएगा? 30 5 सिक्के 30 6 तिये 18 6 पंजे 30 पंजू पंजू 25 ये जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं तो क्या जाएगा? 2/3 जमा ऋणात्मक का 7/30 ये बन जाएगा। 3 का और 30 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 30 ही आएगा। ठीक है, तो 3 से करेंगे कितने 10 पे तो ये जाएगा 20 जमा ऋणात्मक 7 यानी कि योग करने पर क्या जाएगा? ऋणात्मक 27/30 ये बनेगा। अब हम इसको हल करके देखते हैं। पहले कितना आएगा? 15 लघुत्तम तो 3 पंजे 15 5 दूनी 10 जमा 5 तिये 15 3 तिये 9 जमा ऋणात्मक 5/6 तो ऋणात्मक 1/15 जमा ऋणात्मक 5/6 लघुत्तम लेंगे 15 और 6 का तो कितना आएगा? हम यहाँ पर निकाल के देख लेते हैं 15 6 तो 3 से 3 पंजे 15 3 दूनी 6 तो लहसा बन जाएगा हमारा 3 गुणा 5 गुणा 2 3 पंजे 15 दूनी 30 तो हम देख पा रहे हैं लघुत्तम आ गया 30 तो 15 दूनी 30 तो घटाका 2 जमा 6 पंजे 30 तो घटाका 25 25 घटाकर घटाका तो क्या जाएगा? घटाका 27/30 इस पर हम देख पा रहे हैं क्या कि योग सहचार्य है। ठीक है, अब हम किस पर करके देखेंगे? आपके व्यवकलन पर, गुणन पर और भाग पर। व्यवकलन के हम आपको ऋणात्मक 2/3 घटा ऋणात्मक 4/5 घटा 1/2 बराबर इसको फिर क्रम बदल के हमने लिखते हैं। तो आइए हम इसे हल कर लेते हैं। ऋणात्मक 2/3 घटा लघुत्तम कितना जाएगा? 10 5 दूनी 10 घटा के 8 2 पंजे 10 घटा का 5 ऐसे क्या जाएगा? घटा के 2/3 घटा 10 ऐसे कैसा 8 और 5 13 लघुत्तम आ गया 30 3 से जाएगा 10 पर ऋणात्मक 20 10 से जाएगा 3 पर 13 तिये 39 कितना जाएगा? ऋणात्मक 59/30 क्योंकि दोनों घटा के तो जुड़ जाएंगे। अब हम इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से कितना आएगा? लघुत्तम हमारा 15 इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं? 3 पंजे 15 5 दूनी 10 घटा 5 तिये 15 3 चौके 12 यहाँ से बन जाएगा 10 जमा 12/15 घटा के 1/2 ये बन गया हमारा 32/15 घटा के 1/2 लघुत्तम आएगा 30 15 दूनी 30 32 दूनी 64 2 से करेंगे तो 15 पर। अब 64 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास? 49 यहाँ आ रहा हमारा ऋणात्मक 59/30
तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, ऊपर से अलग अलग है, हर एक जैसा परंतु अंश अलग अलग, इसलिए क्या हम कहेंगे व्यवकलन साहचर्य नहीं है। अब हम करेंगे क्या गुणन। गुणन के लिए मैं आपको उदाहरण लेता हूँ। ऋणात्मक 7/3 गुणा 5/4 गुणा 2/, ये लिया हमने। अब इसे कैसे लिखेंगे, ऋणात्मक 7/3 की गुणा पहले 5/4 से, फिर 2/9 से। तो क्या जाएगा, ऋणात्मक 7/3 गुणा 2×2=4, तो 5/18 बराबर, यहाँ से क्या कुछ नहीं कट रहा, तो क्या बन जाएगा 7×5 = 35, 3×4 = 12 गुणा 2/9। यहाँ से क्या बन जाएगा, ऋणात्मक 7/3 की 5 से गुणा करेंगे तो ऋणात्मक 7×5 = 35, 18×3 = 54। यहाँ से क्या बन जाएगा, अब ये तो क्या बच्चा, अब कितना 35/54। अब इसमें देखें तो 2 × 2, 2 × 6 = 12, तो क्या जाएगा ऋणात्मक 35, 5×9 = 45, वही 35/45 बन रहा है। तो दोनों तरफ बराबर आगे, तो हम क्या लिख देंगे गुणन साहचर्य है। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या भाग, क्या करेंगे भाग। अब हम करेंगे चर्चा के सर्वोच्चों भाग। भाग के लिए मैं आपको ध्यान देता हूँ, 1/2 को भाग करें घटा के 1/3, इसको भाग करें 2/5 से, तो ये हमारा बन जाएगा क्या 1/2 भाग घटा के 1/3 को भाग करना है 2/5 से। तो क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर बनेगा बच्चों, पहले इसको हल कर लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर 1/2 भाग घटा के 1/3 गुणा 5/2। यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2 भाग घटा के 5/6, ये बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2 गुणा में 6 घटा का 5, तो 2×3 = 6, तो क्या जाएगा 3 घटा का 5, ये आ रहा है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से क्या बनेगा 1/2 गुणा घटा 3/1 भाग रहेगा किससे 2/5, तो ये आ जाएगा गुणा करने पर घटा के 3/2 भाग 2/5, ये बन जाएगा घटा के 3/2, फिर ये व्युत्क्रम में इसका कितना बन जाएगा 5/2 घटा के 15/4। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही आंसर बराबर, इसलिए क्या लिखेंगे नहीं का चलेगा, नहीं क्या लिखेंगे यहाँ पर नहीं, क्या लिखेंगे भाग साहचर्य नहीं है। तो ये था बच्चों हमारा साहचर्य या सहचारिता गुण। इसमें हमने प्रिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक प्रश्न करके देख लिया है। तो प्राकृत संख्याएं तो अपने आप ही रहती हैं, तो हम इसमें भी देख पा रहे हैं कि भाग और व्यवकलन कहीं पर भी साहचर्य नहीं है, सब जगह पर गुणन और योग ही साहचर्य है। तो हम देख सकते हैं कि क्रम विनिमयता और गुणन जो है हमारे योग पर या फिर गुणन पर ही लागू होती है, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे हमारे पूर्णांक हो, चाहे हमारे परिमेय संख्या हो, चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, किसी प्रकार की संख्या है, तो उन सभी के अंदर गुणन, एक तो हमारा क्या गुणन और दूसरा क्या योग, ये दो संक्रिया ही क्रम विनिमय है और ये ही साहचर्य है। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चा आपका योज्य तत्समक। क्या कह रहा है कि प्रिमेय संख्याओं के लिए शून्य एक योज्य तत्समक कहलाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि शून्य हमारा क्या है योज्य तत्समक है, क्योंकि यदि हम ए के अंदर शून्य जोड़े बाद में, चाहे इसका क्रम हम कर दें पहले, आना पित्तर हमारे पास क्या है
ए ही यदि हमारे इस प्रकार दिया गया है तो ये कौन सा गुण है? योज्य तत्समक गुण कहलाता है बच्चों। ठीक है, इसको मैं एक आपके उदाहरण के लिए ले लेता हूँ। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमने लिया 2/7 में जोड़ दिया मैंने आपका 0, या फिर 0 जमा 2/7 किया तो उत्तर क्या आया? 2/7 ही आया। तो दोनों परिस्थिति में उत्तर क्या रहा हमारा? 2/7। ये क्या कहता है? योज्य तत्समक। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुणात्मक तत्समक की। गुणात्मक तत्समक क्या है? गुणात्मक तत्समक किस प्रकार हमारा क्या था? योज्य तत्समक था उसी प्रकार है कि ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर, चाहे उसको बाद में गुणा करें चाहे पहले गुणा करें, गुणनफल में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना आए, उसे हम कहते हैं क्या? गुणात्मक तत्समक। जो कि हमारा क्या है? एक। तो हम क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। लिखेंगे एक परिमेय संख्याओं, पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है? गुणात्मक तत्समक है। तो हम करेंगे आपका योग एवं अवकलन पर गुणन की विधि। ये कब होता है बच्चे हमारा? जब हमारे पास क्या होंगी? 3 संख्याएं ए बी और सी होंगी, परिमेय होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? ए की गुणा बी और सी के योग से करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ए गुणा बी जमा ए गुणा सी। ये कह सकते हैं ए की गुणा पहले बी से करें फिर एक गुणा सी से करें तो क्या बन जाएगा? ए बी जमा ए सी, ये बनेगा। ठीक है, ये इधर से इधर भी लागू होता है, इधर से इधर भी लागू होता है। कहने का यदि हम इसको इस प्रकार हल करें चाहे इस प्रकार हल करें, परिणाम दोनों तरफ से ही क्या आएगा? बराबर। इसी तरह ए की गुणा यदि हम बी घटा सी से करें तो इसे क्या कह सकते हैं? ए गुणा बी घटा ए गुणा सी। तो ए बी घटा के ए सी, ये है, हम इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दोनों तरफ से ही लागू होगा। तो आइए हम इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ लेते हैं। तो हम सबसे पहले मानते हैं ए, मानते हैं हमारे पास क्या है? घटा के 3/4। बी मानते हैं हमारे पास क्या है? 2/3। और सी है हमारे पास घटा के 5%। तो पहले इस मान को इसके अंदर रखते हैं, ए बी जमा सी, तो क्या जाएगा? घटा के 3/4। बीच में कोई चीज का मतलब किसका गुना रहेगा? गुणा का। बी जमा सी 2/3 जमा घटा के 5/6 बराबर ए बी जमा ए सी। तो ए बी घटा के 3/4 गुणा 2/3 जमा सी। अब बात किसकी कर रही है? ए सी की। तो ए और सी घटा के 3/4 गुणा घटा के 5/6, यही है। इस प्रकार लिखा जाएगा इसको। तो इसको अलग अलग करके करते हैं, पहले इसको फिर इसको। वैसे तो हम इस बड़े हल को इस प्रकार छोटा करके भी कर सकते हैं, परंतु मैं आपको दोनों ही करके दिखा रहा था कि विश्वास हो जाए आपको कि ये बराबर होता है या नहीं। तो घटा के 3/4 गुणा, सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे तो हम देख पाएंगे कि लघुत्तम आएगा हमारा कितना? 6। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 जमा 6 एकम 6, इसी गुणा से करेंगे कितना आएगा? घटा का 5। तो यहाँ से क्या जाएगा? घटा के 3/4 गुणा घटा के 1/6, ये जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसे आगे हल करते हैं तो क्या जाएगा? घटा के 3 और घटा का क्या जाएगा? जमा का 3, 4 और 6 की गुणा 24, 3/24, या फिर हम कह सकते हैं 1/8 गुणा करें तो कितना आएगा बच्चे हमारा? 1/8। अब हम इसको हल करते हैं, किसको? इधर वाले को। तो आइए से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी गुणा करें। 3 एकम 3, 3 से जाएगा घटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 6। तो हम देख पा रहे हैं गुणा क्या बनेगी? घटा 1/2 जमा, अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 घटा का 1 और घटा का 5 कितना जाएगा? 5, 4 दूनी 1 गुणा। अब हम 2 का 8 का लघुत्तम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 8। ठीक है, तो 2 चौके 8 घटा के 4 जमा 8 एकम 8 तो 5।
तो यहाँ से कितना है 5 में सिर्फ 4 घटाएंगे कितना आएगा 1 बटे, तो दोनों ही परिणाम देख पा रहे हैं 1 बटे 8 1 बटे 8 दोनों परिणाम क्या हमारे बराबर हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि दोनों तरफ हल करने पर परिणाम बराबर है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम इतनी बड़ी स्टेटमेंट को, इतनी बड़ी रकम को हल करने के बजाय इसे इस प्रकार, ये जो ऐसे दे रखी उसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार ये भी हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि ये जिस प्रकार ये हुआ है उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों जो है आपका गुणन, आपका योग एवं व्यंजन पर गुणन की वितरकता, जो कि हमारे प्रीमिय संख्याओं के लिए गुणन एवं योग की वितरकता के अंतर्गत आता है, भी समाप्त हुआ। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 की जितनी भी हमारी आधारभूत जानकारी थी और जो भी विवरण था वो समाप्त होता है, और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।